डे 5 देखिए आज का जो करंट अफेयर है वो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग सबसे पहले पॉइंट को देखने वाले हैं यहाँ पे। आगामी जनगणना 2027 से संबंधित यहाँ पे फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अभी पॉइंट आपको हाईलाइटेड पॉइंट है। देखिए आगामी जनगणना 2027 जो है ना, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह द्वारा लॉन्च किए गए दो आधिकारिक शुभंकर के क्या नाम है, तो प्रगति और विकास। ठीक है, प्रगति और विकास जो है इसके शुभंकर के नाम है। जैसे कि अब देखिए आगामी जनगणना 2027 के लिए जी आपको प्रगति और विकास दो शुभंकर है। इसमें आपको देखिए शुभंकर जो प्रगति है, इसमें इस प्रगति, यह प्रगति आपको महिला जो है इसके लिए इसमें इस्तेमाल किया गया है। और जिसका मतलब है यहाँ पे प्रगति जो सॉरी प्रगति महिला जो है आपको प्रगति और समावेशिता का प्रतीक है। ठीक है, और ये विकास जो है आपको इसमें विकास, ये इसको पुरुष माना गया है जो कि विकास और शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, और ये देखिए इसको जो लॉन्च किया गया था इस शुभंकर को, ये 5 मार्च 2026 को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। तो इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए साथ ही यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये जो आपको जनगणना हो रहा है 2027 वाला, ये जनगणना का क्रम आपसे अगर पूछ दिया जाए कि यह कौन से क्रम का जनगणना है, तो भारत में जितना भी जनगणना अभी तक हुआ है, ठीक है, भारत में अब तक जितना जनगणना हुआ है उसमें आपको ये 16वां जनगणना है। ठीक है, 16वां, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वहीं आपको अगर पूछा जाए कि भारत में स्वतंत्रता के बाद यह कौन सा जनगणना है, तो स्वतंत्रता के बाद, यदि स्वतंत्रता के बाद पूछा जाए, स्वतंत्रता स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद ये 8वां जनगणना है। ठीक है, बिल्कुल ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ओवरऑल यानी कि भारत में अब तक जितने जनगणना हुए हैं उसमें इसका क्रम जो है 16वां है। यदि स्वतंत्रता के बाद पूछा जाए तो उसमें आपको 8वां है। और ये आपको ये तो पता ही है आपको, यह जो है आपको किसके अधीन होता है जनगणना का कार्य, तो ये आपको केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और देखिए इससे जुड़ा एक फैक्ट और याद रखिएगा, जैसे कि भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त की अगर आपसे बात किया जाए कि कौन है, तो इसमें जो है वर्तमान में आपको इसके लिए आपको जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मृत्युंजय कुमार नारायण। मृत्युंजय, देखिए स्क्रीन पे थोड़ा सा आपको राइटिंग यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। मृत्युंजय कुमार नारायण, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, मृत्युंजय कुमार नारायणन। ठीक है, नारायणन जो है इसके जनगणना आयुक्त हैं। वहीं आपको इसका जो कानूनी आधार वो प्रक्रिया है वो आपको कौन सा है, तो जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के तहत जो है यह आपको संचालित किया जा रहा है। ठीक है, और देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना जो है ये आपको संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, जनगणना जो है संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का विषय है। ठीक है, और क्रम संख्या 69 पे ये किसका विषय है, तो संघ सूची का विषय है। ये ध्यान रखिएगा, आपको है ना 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो उसमें आपको ये जनगणना जो होता है, जनगणना का विषय, ये आपको संघ सूची का विषय होता है। ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए ये जो आपको ये जनगणना है इसके लिए टोटल बजट कितना जो है खर्च किया जाएगा, तो इस पे जो है आपको 11,718, यहाँ देखिए 11,718.24 करोड़ रुपये का बजट जो है इसके लिए मंजूर किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, एकदम बहुत अच्छा फैक्ट है। और इसका जो आपको जो वाक्य पूछा जाएगा कि इसका जो है वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य, तो इसका मुख्य नारा है जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से और जन कल्याण। ठीक है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात करें, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सुदर्शन पटनायक इसके ब्रांड एम्बेसडर है। सुदर्शन पटनायक। देखिए आपसे ब्रांड एम्बेसडर और जनगणना आयुक्त में हो सकता है कंफ्यूज हो जाए आप लोग, तो ध्यान रखिएगा जनगणना आयुक्त आपको मृत्युंजय कुमार नारायण और ब्रांड एम्बेसडर इसके सुदर्शन पटनायक। ठीक है, पटनायक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको है। देखिए चैनल छोटा है, आपको रैंक का डिफाइन अभी चैनल छोटा है, लेकिन आपको जो इस पे कंटेंट मिलेगा वो एकदम ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा आपके एग्जाम तक। जितने भी आपके आने वाले एग्जाम है आपको सब में ये काम आने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को। और जो लोग नए हैं या नहीं जानते हैं तो उनको आप लोग शेयर जरूर कीजिए, ताकि देखिए आप लोग शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन जो है बना रहता है, और मैं इस तरह की जो है कंटेंट आप लोग के लिए तैयार करने के लिए जो है इच्छुक रहता हूँ। तो इसलिए आप लोग शेयर जरूर क्या कीजिए, और कमेंट के माध्यम से अपना ओपिनियन भी हमें, या जो भी आपके विचार हो हमें जरूर बताया कीजिए, ताकि
मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग देख रहे हैं तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट जो है यहाँ पे कि हाल ही में चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भारत के 28वें, देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको बीपीएससी में बनता है, आप लोग पीवाईक्यू किए होंगे तो देखे होंगे। हाल ही में चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भारत के 28वें नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में अपग्रेड किया गया है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्या नाम है इसका, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कौन से नवरत्न केंद्रीय क्षेत्र के तहत जो है अपग्रेड किया गया है, तो 28 में 28, ठीक है। और देखिए इस अपग्रेड को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंजूरी दी थी और इसकी घोषणा जो है आपको सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा की गई थी, ठीक है। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, ये जो आपको देखिए अभी सुरहा ताल के बारे में आप लोग सुने होंगे, सुरहा ताल। तो सुरहा ताल क्या है, तो सुरहा ताल जो है आपको, सुरहा ताल को 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया और यही सुरहा ताल को जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य भी कहा गया है। तो देखिए जयप्रकाश नारायण नाम जो है बिहार में ये बहुत ही जो है प्रचलित नाम है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। सुरहा ताल, सुरहा ताल जो है आपको भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में यह नामित किया गया था, ठीक है। और ये देखिए गोखुर झील है, कहाँ पे है ये, तो यह बलिया में गंगा नदी बेसिन के मध्य में भाग में यह स्थित है, ठीक है। बलिया में गंगा नदी बेसिन के मध्य भाग में यह स्थित है, ठीक है। बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। ये भारत का तो 100वां हो गया, लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश का अगर पूछा जाए कौन सा, तो उत्तर प्रदेश का यह 13वां हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का, यूपी का ये 13वां आपको रामसर स्थल हो गया और बाकी आपको भारत का जो है 100वां रामसर स्थल, ठीक है। कहाँ पे है, तो बलिया, याद रखिएगा यूपी के बलिया में गंगा नदी बेसिन के मध्य भाग में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में मवेशी संरक्षण को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर जिले के लखासर गांव में गोधन योजना शुरू की है, ठीक है। गोधन योजना, इसी को जो है सुरभि गोधन के नाम से भी जानते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या है, तो ये जो गोधन योजना है ना, इसका है कि मतलब जैसे कि जो भी आपको आवारा पशु मवेशी है, गोधन है तो इसका मतलब इसमें सिर्फ गाय ही नहीं है, इसमें जो भी पशु इस तरह के हैं जो आपको रोड पे खुले में घूम रहे हैं, जो लावारिस टाइप के हैं, तो उसके जो है संरक्षण के लिए यह स्टार्ट किया गया है, तो बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पंखुड़ी पोर्टल। पंखुड़ी पोर्टल जो है इसका क्या, यह क्या है, तो पंखुड़ी पोर्टल महिलाओं और बाल विकास पर केंद्रित सीएसआर योगदान और भागीदारी सुव्यवस्थित करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए जल जीवन मिशन 2, ये आपको बहुत दिनों से चर्चा में, तो जल जीवन मिशन 2.0 यह जो है इस मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया। ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा, अभी 2028 और 2030 में कंफ्यूज नहीं होना है कि बहुत सारे चीज हैं जिसको 2030 तक बढ़ाया गया है, 2030 तक, और कुछ चीजों को 2029 तक, ये 2028 तक है। तो ऐसा नहीं कि चुनाव को याद में रख के आप लोग 2029 मार दें, ये 2028 तक है। जल जीवन मिशन जो है इसको दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। और देखिए इस मिशन के लिए कुल संशोधित परिव्यय की अगर बात करें तो ये आपको कितना है, तो 8.69 लाख करोड़ रुपये। ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल डाटा ध्यान रखना है, 8.69 लाख करोड़ रुपये, ठीक है। और यह मिशन जो है यह मिशन स्रोत से नल तक डिजिटल मैपिंग के लिए एक अद्वितीय सुजल गांव आईडी पेश करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम कुसुम योजना, ये देखिए पिछले साल भी आपको करंट अफेयर में ये जो है चर्चा में था, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस योजना की समय सीमा जो है 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है। देख सकते हैं आपको इसी तरह से मिलान करने के लिए दिया जा सकता है, जैसे कि जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ाया गया, 2028 तक। अब यहाँ देखिए पीएम कुसुम योजना कब तक बढ़ाया गया, 31 मार्च 2027 तक। देखिए आपको इसीलिए मैं ये छोटा छोटा वीडियो दे रहा हूँ ताकि चीजें आपको याद रह सकें और आपको जो है बहुत जल्दी जो है कवर भी हो जाएगा और चीजें आपको ज्यादा आप लोग इधर उधर भटकेंगे भी नहीं, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर कोई भी मैगजीन है कुछ पढ़ते हैं वो आप पढ़ते ही रहिए, लेकिन साथ में इस क्लिप वीडियो को जरूर आप लोग देखिए ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपके एकदम जुबान पर हैं, एकदम देखने के साथ आपके माइंड में क्लिक करे, ठीक है। इसलिए मैं आपके लिए यह वीडियो जो है ला रहा हूँ, एकदम छोटा छोटा टॉपिक है, इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आपको कब तक इसको बढ़ा दिया गया है पीएम कुसुम योजना को, तो 31 मार्च 2027 तक। और इस योजना का क्या उद्देश्य है, तो 34,442 करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय वित्तीय समर्थन के साथ 34,800 मेगावाट की सौर क्षमता जोड़ना, यानी इसका जो उद्देश्य है आपको 34,800 मेगावाट की सौर क्षमता को जोड़ना है, इसका उद्देश्य। और यहाँ पे इसमें साथ में ही लागत भी इसका लिखा गया है, कितना लागत के साथ, तो 34,422 करोड़ के
कुल लागत के साथ, ठीक है, 34,422 करोड़ रुपए के कुल लागत के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पे पीएम कुसुम योजना को शुरू कब किया गया था, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है कि शुरू कब किया गया था। इस योजना को शुरू किया गया था मार्च 2019 में, ठीक है। देखिए आपको बहुत सारे योजना एक साइड दे दिए जाते हैं, इस तरह से योजना दे दिए जाएंगे और इस तरह से आपको डेट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका मिलान करें, या फिर आपको इधर जो है एबीसीडी करके उसमें ए का एक, बी का दो, इस तरह से तो आपको वो चुनना पड़ेगा। इसलिए डेट याद रखिएगा कब शुरू किया गया था। तो पीएम कुसुम योजना को मार्च 2019 में शुरू किया गया था। और किस मंत्रालय के द्वारा, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो किसानों के लिए ऊर्जा और जल सुरक्षा यानी कृषि की डिजिटलीकरण जो है इसका करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा तो ये सारे फैक्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको ऐसा लिख रहा हूँ। देखिए अगर इसे सीधा अगर वन लाइनर आप लोग पढ़ते तो पीएम कुसुम योजना 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया, ठीक है, बात खत्म हो जाता है इतना पे ही। लेकिन ये सारे फैक्ट आपके जो अब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको ध्यान में रख के जो है मैंने आपके लिए ये लिखा है, तो बिल्कुल इस चीजों को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई TEAM पहल का पूर्ण रूप ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग, व्यापार सक्षम और विपणन है। अब देखिए बहुत बार ना आपसे जैसे कि टीम दे दिया जाएगा, ठीक है, जैसे सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई टीम पहल में ए का मतलब क्या है या ई का मतलब क्या है, इसलिए आपको यहाँ पे ये फुल फॉर्म याद रहना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको लिखा है ट्रेड इम्प्लीमेंट एंड मार्केटिंग, ठीक है, व्यापार सक्षम और विपणन। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये हर एक यहाँ पे अल्फाबेट जो है, हर एक अल्फाबेट का आपको यहाँ पे जो है फुल फॉर्म याद होना चाहिए। ये तो खैर पूरा ही याद होना चाहिए, लेकिन आपको ये अल्फाबेट ही जो है आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका अर्थ इसमें क्या है, ठीक है। और देखिए इसका जो मतलब है, ये जो पहल जो है शुरू की गई, क्यों शुरू की गई, इसका जो उद्देश्य है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बाजार पहुंच, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्षमताओं, ई कॉमर्स एकीकरण और निर्यात अवसरों को बढ़ाना, ठीक है। तो बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, और देखिए यहाँ पे किस के द्वारा शुरू किया गया है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय द्वारा, ये फैक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। एक भी फैक्ट जो है ना, एक भी लाइन इसमें आपको ऐसा नहीं कि मतलब आपको इधर उधर का हो, आपको के लिए सारे लाइन इसमें एकदम से जरूरी है, तो इसे बिल्कुल ध्यान रखना है। रिवीजन एक बार अच्छे से आप कर लेते हैं तो आपको फिर पढ़ने में आसानी होगी। देखिए इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो आप लोग इसीलिए इसको एक बार कंप्लीट करके फिर उस पीडीएफ को डाउनलोड करके फिर खुद से रिवाइज करेंगे, या फिर वीडियो को ही आप लोग एक बार अच्छे से अगर देख लेते हैं तो फिर आप लोग 2 गुना या 3 गुना स्पीड पर भी रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, ये आप सभी को मालूम है, ये बहुत दिनों से जो है ये चर्चा में है, जिसमें राज्यों के लिए 815, राज्यों के लिए कितना 815 ध्यान रखिएगा, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें होंगी। ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें इसमें होंगी, 850 में से कितनी सीटें केंद्र शासित प्रदेश के लिए होंगी, तो 35 सीटें, 35 सीट, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सरकार देखिए, सरकार जो है 2021 की जनगणना के बजाय अब 2011 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने की योजना बना रही है। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार जो है आपको सरकार जो है परिसीमन करने की योजना बना रही है। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है, दिल्ली लखपति बिटिया योजना, बिल्कुल याद रखिएगा, दिल्ली लखपति बिटिया योजना के तहत पात्रता के लिए अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय सीमा जो है आपको 1.2 लाख रुपया है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 मार्च 2026 को लखपति बिटिया योजना सहित दिल्ली सरकार की महिला केंद्रित पहलों का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया, ठीक है। अब देखिए इसका शुभारंभ जो है आपको सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली के तहत किया गया है, और लाडली योजना का विस्तारित और पुनर्गठित संस्करण ही आपको दिल्ली लखपति बिटिया योजना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको किसका जो है संशोधित रूप है या विस्तारित रूप, तो लाडली योजना जो आपको चलाया जा रहा था दिल्ली में, उसी का जो है विस्तृत रूप है दिल्ली लखपति बिटिया योजना, ठीक है। और इसकी कितना है पारिवारिक आय सीमा इसकी, तो 1.2 लाख। ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए, एकदम देखने के साथ आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत पात्र महिलाओं के लिए प्रस्तावित मासिक वित्तीय सहायता कितनी की गई है, तो 3,000 रुपये है, ठीक है। ये फैक्ट बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एकदम मिस नहीं करना है, क्योंकि बिहार में भी बिहार से संबंधित आपको बहुत सारे इस तरह के फैक्ट, जो मैं बिहार का क्लास आपके लिए लेके आऊंगा, बिहार के करंट अफेयर, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे
1100 वाला, 3000 वाला, तो वहां पे आपको मिसमैच हो सकता है आपके माइंड में। तो इसलिए देखिए, जो चीजें आप क्लास में कर रहे हैं अभी, इसको इसी के साथ आप लोग याद करते जाइए, एकदम से रिवाइज करते जाइए। देखिए, कोई भी चीज याद रहने का एक ही तरीका है कि आप रिवाइज उसे कितनी बार करते हैं। तो रिवाइज करने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है, देखिए, अगर आपकी एग्जाम होने वाले होते तो आज मतलब कल आपको, संडे को कल एग्जाम होता, तो उस हिसाब से देख लीजिए आपकी तैयारी जो है कैसी है। आज सैटरडे है, कल आपको एग्जाम होता, अगर बीपीएससी का एग्जाम कंटिन्यू डेट पे होता तो 26 तारीख को, 26 जुलाई को जो कैंसिल हुआ है अभी, तो आप लोग अब सितंबर में एग्जाम होगा, तो उस हिसाब से थोड़ा सा कॉन्शियस अभी भी हो जाइए, ठीक है। क्योंकि जिनका भी तैयारी नहीं था, वो सोचिए कि आपके लिए एकदम से ना भगवान कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल आप लोग एकदम फोकस हो जाइए, आपके लिए ही एक डेट बढ़ाया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल इन चीजों को ध्यान रखिए। पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत पात्र महिलाओं के लिए प्रस्तावित मासिक वित्तीय सहायता कितनी की गई है, तो 300 रुपया यहाँ पे है। और देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 1 जून से अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू करने की घोषणा की। पुरानी लक्ष्मीर भंडार योजना के तहत सामान्य श्रेणी की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये इसमें मिलते थे, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों की महिलाओं को प्रति माह 1700 रुपया इसमें पहले मिलते थे, जो कि अब जो है आपको कितने हो गए हैं, तो 3000 रुपये इसमें हो गए हैं, लगभग अब दोगुना हो गया है, ठीक है। अब देखिए, ये वाला ये टॉपिक वीबीजी राम जी, बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है और बहुत चर्चा में रहा है। तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले देखिए, वीबीजी राम जी, तो क्या होता है, तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है, ग्रामीण आजीविका मिशन। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस फुल फॉर्म को। आगे देखिए, भारत सरकार ने इस योजना को 1/7/2026 यानी कि 1 जुलाई, ये जो आपको महीना अभी चल रहा है, आज 25 तारीख है, तो ये अभी इसी मंथ में ये लागू हुआ है। 1 जुलाई 2026 से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ करने को अधिसूचित किया था। यह अधिनियम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वैधानिक रोजगार गारंटी को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 125 दिन। और महात्मा गांधी नरेगा 2005 को निरस्त करता है, यानी कि यह किसके स्थान पे आया है, तो महात्मा गांधी नरेगा 2005 जो आपको योजना थी, इसी के स्थान पे आपको अभी ये जो है वीबीजी राम जी योजना लाया गया है, ठीक है। और इसके तहत जो है प्राथमिकता वाले विषयगत क्षेत्र जो है, मतलब किस क्षेत्र को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, तो जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधित बुनियादी ढांचा, चरम मौसम की घटनाओं के लिए विशेष कार्य जो है ये करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा और आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। और अगला पॉइंट जो, सॉरी, अगला टॉपिक जो है आपको कल फिर 7:30 बजे अपलोड कर दी जाएगी, और इसका जो है आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ओपिनियन हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए, ताकि मैं इस तरह के और भी क्लास आप लोगों के लिए लाता रहूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में शाम 7:30 बजे, ओके।